Good morning class. Today is part 2 of chapter electricity. Last class में हम लोगों ने chapter electricity start किया था. I hope whatever I have taught you, you have understood it. Before moving towards the next topic, let us revise all the things that we have discussed in the last class. So I told you about electricity. What is electricity? It is a study of charges. Electricity in fact is a form of energy, as light and sound are the form of energy. Electricity is also a form of energy, and in electricity we study about charges. Then I told you there are two conditions. When the charges are at rest, such electricity is called static electricity या स्थिर वैद्युतिक. And when the charges are moving, such electricity is called current electricity, simple विद्युत. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ही हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे. फिर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चार्जेस. व्हाट आर चार्जेस? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का, पार्टिकल का एक आंतरिक गुण होता है जिसकी वजह से उसके अबाउट, चारों तरफ एक रीजन क्रिएट हो जाता है जिसमें कोई अदर पार्टिकल अगर आएगा तो वो उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर डिपेंड करेगा उनके नेचर ऑफ चार्ज पे. सो इफ अ पार्टिकल इज हैविंग, सपोज दिस इज अ पार्टिकल एंड इट इज हैविंग अ पॉजिटिव charge, it is having a region around itself in which when another particle comes, it will experience a force. If both are having positive charge, then the force will be of repulsion. ठीक है, फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव होगा, यानी कि प्रतिकर्षित फोर्स होगा, प्रतिकर्षण फोर्स होगा. और अगर पार्टिकल मान लीजिए कि नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि आकर्षण बल लगेगा. किसी पार्टिकल का अगर चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है तो वो क्या, इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी पार्टिकल का पे चार्ज निगेटिव होता है, इसका मतलब होता है इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल में तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं. एक कोई भी पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है, और एटम तीन पार्टिकल से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है. तो न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल चार्ज का होता है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है. इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं. तो अगर किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन द एटम विल हैव नेगेटिव चार्ज. सिमिलरली, if an atom is having positive charge, it means it has excess of protons. ठीक है, एटम के पास प्रोटॉन्स ज्यादा आ गए हैं, इसीलिए उसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज होगा. अच्छा, ऐसा कैसे होता है? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें. हम कहते हैं H प्लस आयन. क्यों कहते हैं H प्लस आयन? पहले तो वो H एटम ही होता है. जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो क्या बन जाता है? H प्लस आयन, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज हैविंग मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन, सो इट बिकम्स H प्लस आयन. सिमिलरली वी कॉल्ड chlorine, if it accepts one electron, it will become Cl minus ion. Why Cl minus ion? Because now it has excess of electron. इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो वो क्लोरीन माइनस आपका आयन बन गया. और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो वो H प्लस आयन या कोई भी जो भी एटम है उसका आयन प्लस में बन जाएगा. तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि पार्टिकल इज हैविंग एक्सेस प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा पार्टिकल इज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन
we discussed that there are two types of charges, one is positive and another is negative. Okay, now if the two charges are of same type, there is a repulsion between them, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि आकर्षण होगा। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी पार्टिकल पे मिनिमम जो चार्ज है वो कितना होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और कूलम क्या होता है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। किसी भी पार्टिकल पे टोटल चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे। और किसी भी 1 कूलम को अगर हम डिफाइन करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होगा दैट इज इक्वल टू 1 कूलम। सो दैट इज ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चार्ज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करने से पहले हम एक चीज और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम कहते हैं कि कंडक्शन हो रहा है, कोई भी मटेरियल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो कंडक्टर क्या होता है, सुचालक क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, दोज मटेरियल दैट कैन पास इलेक्ट्रिसिटी और अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, और दोज मटेरियल दैट कैन नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो सुचालक वो पदार्थ होते हैं जो विद्युत को अपने थ्रू पास होने देते हैं, और कुचालक जो पास नहीं होने देते हैं। कंडक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है, पॉसिबल क्या चीज होती है, क्यों वो पास होने देते हैं और क्यों नहीं होने देते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। कंडक्शन इज पॉसिबल, अ मटीरियल विल बिकम अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट विल हैव free charge carriers. If a particle is having free charge carrier, then it is able to conduct electricity. अगर किसी पदार्थ में फ्री चार्ज कैरियर्स है, वो फ्री चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो अगर किसी भी मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर्स हैं तो वो क्या करेगा, इट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्री चार्ज कैरियर्स आते कैसे, हम कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कॉल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दे आर इंसुलेटर्स। Why it happens? In metals, when we are talking about metals, in metals, the size of an atom is, if compared to the non-metal, is little bit more. metals में जो एटम होता है उसका साइज अगर हम नॉन मेटल से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो अगर एटम का साइज बड़ा होता है तो उससे क्या होता है, देखिए यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, ऑर्बिट्स में होते हैं। इन द आउटर ऑर्बिट्स देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे तो पहली चीज कि अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा होंगी, और अगर ऑर्बिट ज्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। और नॉन मेटल्स में साइज एज कंपेयर टू द मेटल छोटा होता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होंगी और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरी चीज, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है ये इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है।
अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक हो जाता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, अगर डिस्टेंस कम है पॉजिटिव न्यूक्लियस और निगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच की अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है फोर्स वो मैक्सिमम होता है। तो नॉन मेटल्स में डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू द मेटल्स। ये डिस्टेंस बड़ी होने से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस पर लगने वाला फोर्स वीक होता है और वो अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ऑर्बिट में ना होकर बाहर आता है उसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स में फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, यानी नॉन मेटल्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि कंडक्शन किस पे डिपेंड करता है, फ्री चार्ज कैरियर्स पे। यानी अगर किसी भी एटम में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर है, या तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में बाउंड रहता है तो यहाँ पर कम चांस होता है प्रोटॉन का होने का, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर फ्री होता है और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो अपनी ऑर्बिट को छोड़ देते हैं और बाहर फ्रीली मूव करते हैं, वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स में अगर हम बात करें मेटल्स की, जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, हम वायरिंग जब करते हैं तो हम हमेशा कॉपर के वायर लेते हैं। कॉपर के वायर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉपर क्या होता है, मेटल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो सपोज मान लीजिए ये आपका एक वायर है जो कि कॉपर का है यानी मेटल का है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे कॉपर के और हर एटम एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फ्री कर रहा है। ठीक है, तो इस वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जितने भी एटम्स होंगे उस सबके एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम एक एटलीस्ट मान के चले तो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन सबके यहाँ पर हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर विल बी सिंस मेटल्स आर हैविंग free electrons that are responsible for the conduction of electricity. That is why metals are good conductor of electricity. अब ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये सेकेंड पैरामीटर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पैरामीटर था चार्ज, सेकेंड पैरामीटर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, या तो कैपिटल या स्मॉल आई से हम इस लेटर से इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से, इधर कैपिटल और स्मॉल। तो विद्युत धारा कैपिटल आई और स्मॉल आई से। अब होती क्या है, जब चार्ज मूव करता है, व्हेनेवर चार्ज मूव इट कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। जब चार्ज आवेश चलता है, मूव करता है, तो वो क्या बनाता है, वो विद्युत धारा प्रवाहित करता है। So simple thing is that whenever charge moves, it reduces current, it constitutes current. अब चार्ज मूव कर रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा है लेकिन मूव कर रहा है, तो वो क्या बनाएगा, विद्युत धारा बनाएगा। अब हम इसमें ऐसे तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि चार्ज मूव्स इट कंस्टिट्यूट करंट। व्हाट इज करंट इफ समबडी आस्क्स, तो हम यहाँ पर चार्जेस की स्पीड ले लेते हैं, वी टेक द स्पीड ऑफ चार्जेस। सो अगर हम कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो ये एक हमारी सिस्टमैटिक डेफिनेशन हो गई। व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड
करंट। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है स्पीड, किसी भी रेट ऑफ समथिंग का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स Q अपॉन T, टाइम इज इक्वल टू करंट। ओके, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने कम टाइम में जितने ज्यादा चार्ज पास करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। ओके, जितने कम टाइम में जितने ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको करंट मिलेगी। तो जितने ज्यादा चार्ज यहाँ पर फ्लो करेंगे उतनी ज्यादा आपको करंट मिलेगी। टाइम कम होना चाहिए, टाइम अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब टाइम ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, ज्यादा टाइम लेने में चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो करंट विल बी लेस। यहाँ पर ये जो दो क्वांटिटीज लिखी हैं, एक न्यूमरेटर में लिखिए एक डिनोमिनेटर में लिखिए। इसका मतलब हुआ कि अगर न्यूमरेटर ज्यादा है तो ये भी ज्यादा होगा, अगर न्यूमरेटर कम है तो ये भी कम होगा, और अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये कम हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन और इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अगर टाइम कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, अगर टाइम ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। अगर चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा तो भी करंट ज्यादा होगी, अगर चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगी। ठीक है, अब विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और एक यूनिट और होती है, अगर चार्ज कूलम में हो और टाइम सेकेंड में हो तो कूलम पर सेकेंड भी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है, और एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट is called ammeter। अमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसे एमीटर बोलते हैं। एमीटर हमेशा, जैसे मान लीजिए अगर ये बल्ब है तो इसकी सीरीज में एमीटर को लगाते हैं। एमीटर का सिंबल क्या होता है, ऐसे करके ए बनता है, एक टर्मिनल प्लस होता है और एक टर्मिनल माइनस होता है। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ एमीटर। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और अगर इसमें आप एक सेल भी लगाते, मानिए यहाँ पर एक आप सेल भी लगाते, तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और इसका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स Q अपॉन T इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकेंड, और एम्पियर SI यूनिट इज एम्पियर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर electric current is called ammeter, and it is its symbol. It always connected in series with the electrical equipment or in the electrical circuit. The symbol for letter used to represent electric current is I. Next, पैरामीटर है इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलते हैं विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये एक वायर है किसी मेटल का, तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, रैंडमली वो इधर उधर कहीं पर भी मूव करते हैं। तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर के अबाउट एक सेल को कनेक्ट करते हैं। पर सेल को कनेक्ट क्यों करते हैं, पोटेंशियल का डिफरेंस लाने के लिए। अभी पोटेंशियल डिफरेंस लेकिन होता क्या है, मान लीजिए एक आप सिंपल से एग्जांपल मैं लेकर आपको समझाऊंगी। मान लीजिए आपके पास ये वाटर के 2 टैंक है, ये वाला टैंक पानी से भरा है और इसमें थोड़ा सा पानी है। ठीक है, आपको वाटर इस टैंक से इस टैंक में ट्रांसफर करना है।
ठीक है, बहुत बड़ा सा टैंक है, आपको इस टैंक से इस टैंक में ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक कनेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर के लेवल में डिफरेंस है, यहाँ पर लेवल हाई है और यहाँ पर लेवल लो है। तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, हाई लेवल से लो लेवल में। इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड एंड कम्स टू दिस साइड, जब तक कि दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा ये फ्लो होता जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही फ्लो करते हैं, जहां पर जैसे हम कहें कि करंट भी ऐसे फ्लो करती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे कि हीट होती है, हाई जो टेम्परेचर होता है उसमें से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा फ्लो करती है। हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। उसी तरीके से करंट ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एरिया टू लो पोटेंशियल एरिया। तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे। अगर आप एक सिंपल सेल की बात करिए, पेंसिल सेल जो आप ड्राई सेल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, इस तरीके से उसमें यहाँ पर एक ड्राई पाउडर होता है और ये एक रॉड होता है। तो मान लीजिए ये केमिकल 1 है और ये केमिकल 2 है। तो केमिकल 2 क्या करता है, आपने देखा होगा उसमें हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है। जो पेंसिल सेल होता है, जो आपका ड्राई सेल का एग्जाम्पल है, तो उसमें एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखा होता है। ऐसे क्यों लिखा होता है, आपको पता है क्यों लिखा होता है? यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है और नेगेटिव का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है। तो एक्चुअली में होता क्या है, ये केमिकल 2 केमिकल 1 में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये केमिकल 2 केमिकल 1 के सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर खींच लेता है, ले लेता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा में आ जाते हैं, एक्सेस में आ जाते हैं, इसलिए ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है। तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, अधिकता। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगा, ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल एरिया। तो हायर पोटेंशियल एरिया से लो पोटेंशियल एरिया की तरफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इट विल प्रोड्यूसेस करंट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चाहिए होता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए चाहिए होता है ताकि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करें और हमें करंट मिले। ठीक है, करंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मिलती है। अच्छा, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो बताना मैं भूल ही गई। करंट जब हमने डिस्कस किया था कि तो हमने ये बोला कि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग सोच के आएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती है, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ओके, तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि ड्राई सेल में या पेंसिल सेल में एक टर्मिनल नेगेटिव होता है क्योंकि वो एक केमिकल से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। लेकिन करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, करंट का डायरेक्शन उल्टा होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए। पर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ये सपोज किया गया था कि पॉजिटिव जो चार्ज मूव करते हैं उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इनका डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव दिया गया था। तो ये एक अजम्पशन था, एक अज्यूम्ड टाइप था करंट का, इसीलिए हम जो सर्किट में करंट को शो करते हैं वो, अगर सर्किट आपका ऐसे बना है, मान लीजिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। करंट का डायरेक्शन हम ऐसे शो करेंगे
और इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट का मतलब अजम्पशन, अज्यूम्ड करंट। ये अज्यूम किया गया है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलती है। ये एक अजम्पशन है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और आपको करंट मिलेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब अगर मान लीजिए आपने इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना है, तो आपने एक यहाँ पर सेल लगा दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब क्या होगा? सेल लगाते ही क्या हो जाएगा? हमने कहा सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। यू नो व्हाई? सेल लगाते ही पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बन जाएगा? देखिए, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये नेगेटिव टर्मिनल यानी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, अधिकता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल। हमें पता है नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? रिपल्शन होता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर हट के इस तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो इस एंड पे थे वो इस एंड को छोड़कर इस एंड पे आ जाएंगे, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो यहाँ पर इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, यानी यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया? एक पोटेंशियल डिफरेंस। Within the wire of metal, a potential difference is created because electrons move from this side to this side, because this side of the wire is connected with the negative terminal of the cell, which becomes negative. Therefore, negative repulsion. Due to this, all the electrons from this side of the wire leaves that side and comes to collect at this side. And there is an attraction between negative to positive. So they will continue move from there. Okay, they will come there, they will come there, and then they goes there. When they goes there inside the cell, they have been sucked out from chemical one, and this process will continue. Therefore, we will have a current. तो हमें क्या मिल गई? ये करंट मिल गई। ओके, तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब हमें सर्किट में करंट मिलती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम सेल को जोड़ते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल V से, और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, जब आप यहाँ पर सेल लगाते हैं तो सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, लेकिन कैसे क्रिएट करती है? अपनी एनर्जी को यूज करके। अपनी एनर्जी को यूज करती है, यानी सेल क्या करती है? वर्क डन करती है। किस पे करती है? चार्जेस पे करती है। टू मूव चार्जेस फ्रॉम हियर टू देयर, सेल यूजेस इट्स एनर्जी एंड डू वर्क। ओके, तो work done in bringing a unit charge from one place to another place is called potential difference. So the definition of potential difference or voltage will be work done in moving a unit charge from one point to another point is called potential difference. So V is equal to W upon Q, where W is the work done and Q is the charge which has to move from one point to another point in order to produce a current. Okay, so this is the formula of voltage. Unit is volt and it is represented by V. The device which is used to measure voltage is called voltmeter, and it is also represented by this. जैसे एमीटर रिप्रेजेंट किया था, उसमें A था, यहाँ पर V होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं, जबकि एमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। कैसे? आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये है हमारा सर्किट। यहाँ पर एक बल्ब लगा है,
बल्ब के सीरीज में जस्ट नेक्स्ट टू इट हमने एमीटर लगाया है, क्योंकि एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, इसका निगेटिव सेल के निगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव के साथ। लेकिन वोल्ट मीटर को अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को बल्ब के अबाउट लगाएंगे, पैरेलल में, ठीक है, सामने। तो ऐसे लगाएंगे इसके बल्ब के सामने, और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव भी सेल के पॉजिटिव और निगेटिव सेल के निगेटिव के साथ होगा। तो अगर हम एमीटर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम में लगता है, और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगता है, पैरेलल में लगता है। दूसरी चीज, अभी जब मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है और वोल्ट मीटर का क्या होता है। अभी क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट हमने जो आज डिस्कस किया, एक बार थॉरली जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि मेटल्स गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि मेटल का जो एटम होता है वो नॉन मेटल के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फोर्स कम होता है और इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री हो जाता है, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने डिस्कस किया कि किसी भी मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड इट्स करेंट, यानी रेट ऑफ flow of charges is called current. Current I is equal to Q upon T. Current I is equal to Q upon T. Current जो I का सिंबल होता है वो I होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्यों ये आप मुझे बताएंगे। और जो करंट होता है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, क्योंकि जिस टाइम पे ये डिस्कवर हुई थी उस वक्त इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये माना गया था कि ये पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को ही करंट कहते हैं। इसकी यूनिट SI यूनिट एम्पियर होती है। इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है एमीटर कहलाता है, जो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट के। अब हम यहाँ पर एक चीज मैं भूल गई थी, 1 एम्पियर को डिफाइन करना। कभी कभी ये पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। एम्पियर होता क्या है? SI यूनिट ऑफ करंट। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ये चार्ज 1 कूलम हो और ये 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे, ठीक है, सो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, if 1 coulomb of charge flows in 1 second through a conductor, then the current through it is said to be 1 ampere. Very easy. If 1 coulomb of charge is flowing around a conductor in 1 second, then the current about it is called 1 ampere. फिर हमने थर्ड पैरामीटर डिस्कस किया था, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहते हैं या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं, विभव या विभवांतर भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस को पीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल होता है V, और V किसके बराबर होता है? W अपॉन Q। यानी कि यूनिट चार्ज को सर्किट में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने में सेल जितना वर्क डन करती है वो कहलाता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसीलिए हमेशा आप देखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चंस में देंगे वो हमेशा सेल या बैटरी का देंगे। ठीक है, क्योंकि सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। सेल इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि जब सेल किसी सर्किट में लगती है तो वो इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर हटाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं और यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी करंट बनेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब अगर इसका यूनिट होता है वोल्ट, अगर पूछा जाए डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। सो 1 जूल, और चार्ज की क्या होती है? कूलम अपॉन 1 कूलम। इफ in flowing a charge of 1 coulomb from one point to another point, cell does work done of 1 joule, then the potential difference around it is said to be 1 volt. ठीक है, if in moving a charge of 1 coulomb from one place to another place, cell does a work done of 1 joule, then the potential difference around the cell is said to be of 1 volt. An instrument which is used to measure potential difference is called voltmeter.
it is always connected in parallel with the circuit. So आज हमने जो भी डिस्कस किया है आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा और notes don't worry, I'll provide maybe on the next turn. That is all for the day. Have a nice day.